पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप 2023 का अहम तरीन मैच अब कैंडी में होने के करीब है और इसके हवाले से अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं। आज रमीज़ राजा ने एक अहम खिलाड़ी को ड्रॉप करने के हवाले से बात की है कि उसके बगैर अगर पाकिस्तान टीम ये चेंज नहीं करती तो पाकिस्तान टीम बहुत ज़्यादा दबाव में आ सकती है। और उसके अलावा आकाश चोपड़ा जो कि भारत के साबिक खिलाड़ी भी हैं, कमेंटेटर भी हैं और व्लॉग भी करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की कंबाइंड यानी मुश्तरका प्लेइंग 11 जारी की है जो कि एशिया कप 2023 में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि उसमें कहाँ पर उन्होंने गलती की है या सही सिलेक्शन की है। पहले मैच के हवाले से बात कर लेते हैं कि बारिश का इम्कान होने के बावजूद शायकीन क्रिकेट पर उम्मीद हैं कि ये मैच होगा। जैसा कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान और भारत के मैच में बहुत ज़्यादा पेशगोई की गई थी, बल्कि 90% इम्कान था कि बारिश होगी, लेकिन पूरे मैच के दौरान ऐसा नहीं हुआ था, एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। और शायकीन क्रिकेट ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं और हमारी भी यही दुआ है कि मैच सही तरीके से हो और बारिश ना हो। तो अब इस मैच के हवाले से साबिक कप्तान और मुमताज़ कमेंटेटर और साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा जो कि क्रिकेट से जुड़े रहते हैं, उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ इस अहम तरीन मैच के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड से फ़खर जमान को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करने का मशवरा दिया है। उनका कहना है कि फ़खर जमान मौजूदा वक्त में आउट ऑफ फॉर्म है, जबकि अगर इमामुल हक भी जल्द आउट हो गया जैसा कि गुज़श्ता 2 मैचेस में हुए हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, ख़ास तौर पर बाबर आजम पर। इसलिए फ़खर जमान को अगर आराम दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह के खिलाड़ी जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, गैर रवायती अंदाज से खेलने वाले प्लेयर्स, तो उन्हें फॉर्म में लाने के लिए बजाय इसके कि तवातर के साथ खिलाया जाए, उन्हें आराम दिया जाता है ताकि वो अपनी फॉर्म बहाल कर सकें, अपना एतमाद बहाल कर सकें। और जहाँ तक रमीज़ राजा की बात है, अगर कारकर्दगी के अतबार से देखें तो हकीकत में ऐसा ही दिखाई देता है कि हालिया अरसे में वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए आखिरी 7 वनडे मैचेस में बल्कि ग्लोबल T20 लीग और लंका प्रीमियर लीग 2023 में भी उनका जो बैट है फ़खर जमान का उस तरह नहीं चला, मायूस को खेल का मुजाहरा किया। इवन के फ़ाइनल मैच में उनकी जो टीम थी कैंडी बेल ऑफ कैंडी, तो उनको ड्रॉप करना पड़ा। तो ये सूरत हाल पैदा हो गई थी लंका प्रीमियर लीग में, और ग्लोबल प्रीमियर जो T20 लीग है वहाँ पर भी फ़खर जमान का बैट खामोश रहा। अगर हम बात कर लें कि आखिरी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी 180 रन की सूरत में नॉट आउट रहे थे, उसके बाद अगले 7 मैचों में वो 20 रन फ़ी इनिंग से भी कम एवरेज और 70 से के लगभग स्ट्राइक रेट से सिर्फ 139 रन बना सके हैं, जिसमें 35 प्लस रन की एक भी इनिंग शामिल नहीं। और वो इन 7 मैचों में एक भी छक्का नहीं लगा सके, हालांकि वो छक्के लगाने के हवाले से शोहरत रखते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़े शॉट खेलने के हवाले से वो किस कदर बदएतमादी का शिकार हैं, और यही वजह है कि वो बड़े स्ट्रोक खेलने से गुरेज कर रहे हैं, और यही जो डर है उन्हें जल्द आउट होने का करने का सबब बन रहा है। तो अब इस हवाले से कहना तो मुश्किल है, क्योंकि एक तो उनका भारत के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड अच्छा है और फ़खर जमान का जो बड़े मैच का प्लेयर है, हमेशा बड़े मैच में बड़ी कारकर्दगी दिखाता है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम शायद ये रिस्क ना लें, और पाकिस्तान के पास जो मुतबादिल है ओपनिंग के तौर पर अब्दुल्ला शफीक है या फिर मोहम्मद हारिस हैं। मोहम्मद हारिस से आप वनडे फॉर्मेट में ओपनिंग नहीं करा सकते, अलबत्ता अब्दुल्ला शफीक से चांस लिया जा सकता है। लेकिन रमीज़ राजा का इस हवाले से कहना बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि किसी नए खिलाड़ी को चांस दिया जाए, इमामुल हक के साथ बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए। हालांकि बाबर आजम T20 फॉर्मेट में ओपनिंग नहीं करते रहे हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में ओपनिंग नहीं करते, और काफ़ी अर्सा हो गया है कि वो नंबर 3 पोजीशन पर खेल रहे हैं। वैसे है कमाल की बात, मुझे याद है कि जब बाबर आजम के हवाले से पाकिस्तान ने सीरीज़ हारी थी श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2019 में, तो बतौर कमेंटेटर और अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा बहस इसी बात की थी कि बाबर आजम को ओपनिंग करना ही नहीं चाहिए। जब वो 1 डाउन पोजीशन का बैट्समैन है तो ओपनर क्यों आ रहा है, और अब वो ख़ुद उन्हें ओपनर भेजने का कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये सही नहीं होगा, बाबर आजम को अपनी पोजीशन पर ही खेलना चाहिए। अलबत्ता फ़खर जमान के हवाले से चांस लिया जा सकता है कि शायद वो इस मैच में चल जाएं। अगर इस मैच में वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाते तो फिर उन्हें आराम देने में कोई गलत फ़ैसला नहीं होगा। लेकिन शायद अभी इस मौके पर ड्रॉप करना किसी हद तक, क्योंकि नया प्लेयर अब्दुल्ला शफीक अगर खेलता भी है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। ऑलरेडी जो उसका रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि हालिया 2 वर्षों में पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम के बाद सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ भी फ़खर जमान ही ने बनाई हैं, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की फहरिस्त में
दूसरे नंबर पर हैं, इसलिए भी शायद थोड़ा सा मार्जिन दिया जा सकता है फ़खर जमान को। और उसके अलावा अब बात करते हैं आकाश चोपड़ा, जो कि भारत के साबिक खिलाड़ी हैं। उन्होंने आज पाकिस्तान और इंडिया की कंबाइंड प्लेइंग 11 जारी की है, जिसमें ज़्यादातर खिलाड़ी भारत के भी रखे गए हैं। कुछ उन्होंने फेवर भी दी है, बल्कि इसका एतराफ़ भी किया है कि बीइंग इंडियन मैंने शायद कुछ सपोर्ट भी किया है कुछ। तो इसके हवाले से जो उनकी प्लेइंग 11 है, पहले उसके ऊपर निगाह डाल लेते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे बाद में कि सिलेक्शन यहाँ गलत है या ख़राब क्या है या सही है। तो उनकी जो ओपनिंग जोड़ी है वो रोहित शर्मा बतौर कप्तान और फ़खर जमान है। इसके अलावा विराट कोहली 1 डाउन पोजीशन पर, नंबर 4 बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या या इफ्तिखार अहमद का ऑप्शन दिया है। जिसके अलावा 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा, 8वें नंबर पर शादाब खान, फिर शाहीन आफरीदी, उसके बाद हारिस रऊफ, जबकि 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को रखा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो प्लेइंग 11 है बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर 3 पोजीशन है, इसके हवाले से जो विराट कोहली और बाबर आजम का मुकाबला रहता है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में किसी हद तक उन्होंने जानबदारी का मुजाहरा किया है। क्योंकि अगर 2 सालों में कारकर्दगी देखें बाबर आजम की और विराट कोहली की नंबर 3 पोजीशन पर, जो कि अहम तरीन पोजीशन होती है, यहाँ पर बाबर आजम ने 21 इनिंग्स खेली हैं 2 सालों में, 1368 रन बनाए हैं, 68.40 की एवरेज है, 5 सेंचुरियाँ और 11 फिफ्टियाँ बनाई हैं। और उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है, 88 से ज़्यादा, लगभग 90 का स्ट्राइक रेट है। दूसरी जानिब विराट कोहली ने 19 इनिंग्स खेली हैं और सिर्फ 724 रन बनाए हैं और 40 की एवरेज रही है। फी इनिंग्स 28 रन पीछे हैं, अलबत्ता उनका जो स्ट्राइक रेट है 102 है, 3 सेंचुरियाँ और 3 फिफ्टियाँ बनाने में कामयाब रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में बाबर आजम की जो मुस्तकिल मिजाज कारकर्दगी है, उसकी बुनियाद पर नंबर 3 पोजीशन पर बाबर आजम को होना चाहिए था, जबकि नंबर 4 पोजीशन पर विराट कोहली को रखा जा सकता है अगर उन्हें प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा ही बनाना था। और उसके अलावा रोहित शर्मा उनकी बतौर कप्तान जो सिलेक्शन है उसके ऊपर भी बात है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ख़ुद उनको भारतीय टीम भी बतौर कप्तान नहीं खिला रही थी, आराम दे रही थी। लेकिन शुभमन गिल, जिसकी कारकर्दगी हालिया अरसे में सबसे ज़्यादा तसलसल है उनकी कारकर्दगी में और सबसे ज़्यादा एवरेज के साथ रन्स करने वाले खिलाड़ी हैं भारत के लिए हालिया 2 बरसों में, और उनकी जो एवरेज है, बाबर आजम और शुभमन गिल आपस में मुकाबला तो कर सकते हैं, लेकिन किसी और तीसरे प्लेयर से इनका मुकाबला नहीं है। तो रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को रखा जा सकता था, जबकि फ़खर जमान की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान मौजूद है। उसके हवाले से भी कहा जा सकता है कि इमामुल हक शायद ज़्यादा बेस्ट चॉइस होते या फिर ईशान किशन, लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये सिलेक्शन गलत हुई है। लेकिन विराट कोहली और बाबर आजम की अगर बात करें तो यहाँ पर वाज़े तौर पर गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया गया, बल्कि जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए विराट कोहली को तीसरे नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या और इफ्तिखार अहमद का ऑप्शन दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें रविंद्र जडेजा, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर मौजूद हैं। तो इसलिए शायद किसी छठे बॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर बॉलिंग के एतबार से देखें तो हार्दिक पांड्या किसी हद तक इफ्तिखार अहमद से बेहतर हैं, लेकिन स्पिन ऑप्शन के तौर पर भी इफ्तिखार अहमद की बॉलिंग कारकर्दगी अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर अहम चीज़ है बैटिंग ऑलराउंडर, और बैटिंग के एतबार से देखा जाए तो इफ्तिखार अहमद बहुत शानदार फॉर्म में है। रवां साल 94 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ धुआंधार, और फिर गुज़श्ता मैच में नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से 5वीं तेज़ तरीन वनडे सेंचुरी बनाई, धुआंधार बैटिंग की। इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ पर ऑप्शन देने के बजाय इफ्तिखार अहमद ही की जगह होना चाहिए थी। तो ये प्लेइंग 11 है, बहरहाल इसमें ज़्यादा खामियां नहीं है, हर किसी की अपनी राय हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, एक बाबर आजम की तीसरी पोजीशन और इफ्तिखार अहमद का फाइनल ऑप्शन, ये ऐसी चीज़ें शायद यहाँ पर बात की जा सकती है, वरना ओवरऑल जो कंबाइंड प्लेइंग 11 बनाई है उस पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता।